स्टेट पुलिस पहले 7 दिन मांग रही थी कि हमें 7 दिन का टाइम दो। फिर जब विक्टिम की साइड से और बाकी लोगों ने प्रेशर बनाया तो उन्होंने कहा नहीं सर हमें 24 आवर्स दे दो। तो आप एक ही आर्ग्यूमेंट में 7 दिन से 24 घंटे में आ गए, तो कोर्ट को लगा ना कि कुछ यू आर नॉट एबल टू डू इट। कोर्ट ने उसी टाइम पॉइंट आउट करा अभी तो 7 दिन चाहिए थे, अब 24 घंटे में कैसे आ जाएगा? हाउ विल यू स्क्वीज दैट टाइम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये है कि ये कोलकाता में गलत हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार होता ही जा रहा है। हर रोज एक नई डेवलपमेंट होती है, हर रोज एक नया निकल के आता है। कोई पुराना, कोई कहता है जी प्रिंसिपल इन्वॉल्व था कॉलेज का, कोई और चीजें इन्वॉल्व कर रहा है कि ड्रग्स रिलेटेड है या ऑर्गन्स का धंधा होता था, बिजनेस होता था। वी डोंट नो। निर्भया रेप केस 2012 में हुआ था, लेकिन आज 12 साल बाद भी कानून बदलने के बाद और एडमिनिस्ट्रेशन को और सशक्त करने के बाद, लोगों में जागरूकता फैलाने के बाद भी भारत में औरतें सेफ नहीं हैं। कोलकाता रेप केस इस बात की गवाही देता है दैट वुमेन आर स्टिल नॉट सेफ इवन इन द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कोलकाता रेप केस हम सबके लिए सिर्फ एक केस है, लेकिन विक्टिम की फैमिली की हालत समझ पाना किसी के बस की नहीं। रेड एफएम पॉडकास्ट प्रेजेंट्स वकील हाजिरों पर मेरे साथ हैं एडवोकेट निखिल बाहरी और एडवोकेट पंकज कपूर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। इट इज एन ऑनर फॉर अस टू कम हियर। कोलकाता रेप केस में जो कुछ हो रहा है उससे ना सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी बल्कि पूरा देश हैरान है। एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठ रहे हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, हर कोई जस्टिस की डिमांड कर रहा है। सर, इस केस से जुड़े कुछ सवालों के लिए और जस्टिस को समझने के लिए, जुडिशियल प्रोसेस को समझने के लिए आई वेलकम यू बोथ टू द शो वकील हाजिरों। कोलकाता में जो हुआ है द रेप केस, जनरल प्रोसीजर क्या रहता है व्हेन अ रेप केस इज रिपोर्टेड? पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद क्या चालू होता है? देखिए, पुलिस के बाद किसी के पास भी इंफॉर्मेशन जब आएगी, और इट इज़ नॉट अबाउट रेप, किसी भी ऑफेंस की जब इंफॉर्मेशन आती है, एफआईआर लॉन्च होती है, उसके बाद, और जब ये न्यू लॉ आ गया है 1 जुलाई के बाद, तो फॉरेंसिक टीम साथ जाएगी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी, क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ करके उसके सारे एविडेंसेस क्लियर किए जाएंगे, और उसके बाद आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। इस पर्टिकुलर मैटर में भी सबसे पहले पुलिस का आना था, उस एरिया को बिल्कुल आपको कॉर्डन ऑफ करना था, और वहाँ से जितने भी एविडेंसेस आप क्लियर कर सकते थे, जितना भी आप फॉरेंसिक वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर स्वॉप्स को ले सकता था, बिकॉज कॉप्स था और हर चीज़ थी, तो उसको आप आगे लेके जाएंगे। दिस इज़ अ बेसिक लॉ एंड प्रिंसिपल एज टू हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ मैटर। इस केस में वैसा कुछ हुआ या फिर बिल्कुल भी नहीं हुआ? प्रोसीजर फॉलो हुआ है, पर जो डिले है वो अलार्मिंग है। अगर डिले ना होती तो इतना अनरेस्ट ना होता। पुलिस ने काम करें फॉर्मेलिटी वाले। लैप्सेस हुए हैं, डिले से ज़्यादा लैप्सेस भी हुए हैं। द प्रॉब्लम इज जितना डिले होगा उतना फॉरेंसिक रिजल्ट में इफेक्ट आता जाएगा। एक भी चीज़ अगर हमने अपने टाइम लिमिट से बाहर करी, उसके रिजल्ट खराब होते जाएंगे। उसकी कंक्लूसिवनेस, उसका कोरोबोरेटिवनेस, जो हम जॉइनिंग द चेन ऑफ डॉट्स बोले या किसी भी भाषा में आप बोले, जो मेरे को 2 और 2 4 करके एक सबूतों की चेन इकट्ठी करनी है, वो टूट जाएगी। एविडेंस की टैंपरिंग जितना बात करते हैं, ये कितना इजी है? जितना हमने दृश्यम मूवी में देखा उतना इजी है कि एविडेंस इतनी इजीली टैंपरिंग कर देते दृश्यम में एविडेंस छुपा दिए गए थे। देखिए, टैंपरिंग ऑफ एविडेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और हाइडिंग ऑफ एविडेंस 3 अलग अलग सवाल। ओके। तो हम टैंपरिंग ऑफ एविडेंस की अगर बात करते हैं, तो जो परसों इंसिडेंट हुआ रात को, मॉब हैपेंड, जहाँ पे एजिटेशन चल रहा था, उसके बाद भी मॉब एंटर कर गया, 2000-5000 लोग थे जिन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पे तोड़ी, सीसीटीवी डिस्ट्रॉय करे, डीवीआर को डिस्ट्रॉय करा, जो उनका सर्विलेंस रूम था उसके मॉनिटर्स तोड़े, तो वहाँ वो टैंपरिंग ऑफ एविडेंसेस है। आप जो दृश्यम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो हाइडिंग ऑफ एविडेंस हुआ। उन्होंने एविडेंस छुपा ही दिया। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस होता है जहां एविडेंस आप मिटा दो। करेक्ट। यहाँ पे टैंपरिंग एंड डिस्ट्रक्शन है, बिकॉज हमें नहीं पता आज यहाँ बैठे कि वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम क्या हुआ था। ये तो जब इन्वेस्टिगेशन चेंज हुआ फ्रॉम स्टेट पुलिस, इट हैज गॉन टू सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, तो वहां पे उस चीज को आने से पहले ही आपने एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया और टैंपर कर दिया। करेक्ट। सो दैट लॉजिकल कंक्लूजन पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ना आ पाए। तो ये ऑफ कोर्स आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बिना सपोर्ट के या बैकअप के पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। करेक्ट।
तो ये एक बहुत आई थिंक इट इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग वेरिन जहाँ पे आपको ये समझना होगा कि यहाँ से आगे क्या व्हाट वेयर आर वी लीडिंग टू। हम इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को आज मीडिया भी हाइप कर रही है, लोगों के परिवार, मेरे परिवार में बात हो रही है, आपके परिवार में बात हो रही है, ऑल ओवर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं कि अगर हॉस्पिटल जैसी सेफ जगह इस टाइम पे सिक्योर नहीं है तो क्या ही सिक्योर होगा। तो उसके बाद वी आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन आई फील। एंड येस्टरडे आई वाज रीडिंग लॉट ऑफ मीम्स और ये जितना सोशल मीडिया पे चल रहा था कि काहे का इंडिपेंडेंस डे। अगर हम एक देश की लड़की की इज्जत को नहीं बचा पाते तो वो इंडिपेंडेंस डे का भी क्या ही करेंगे। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। प्रॉब्लम जो है वो एफआईआर रजिस्टर करके प्रोसेस शुरू करने की नहीं है। प्रोसेस भी एक इफेक्टिव तरीके से होगा तब वो कन्विक्शन में लीड करेगा। ओके, वरना आई वॉश के लिए तो आप कागज उठाओ, सामान उठाओ, ले जाओ कि हाँ जी सब उठा लिया, पर अगर वो रेलिवेंट नहीं उठाया या उसको उठा के उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करा तो कन्विक्शन तो होने से रही। ठीक है। और बिना कन्विक्शन के पेपर टाइगर है, जहाँ मर्जी रख लो। प्रोसीजर को प्रोसीजर रहने दोगे तब तो वो किसी के काम आएगा। अनफॉर्चुनेटली दिस चाइल्ड हैज लॉस्ट। अब उसके बाद जो हो सकता है एटलीस्ट कल्प्रिट्स को तो सामने ला ही सकते हैं ना। करेक्ट। आप अगर ऐसे इफेक्ट करेंगे, अब 5,000 लोग अगर आ रहे हैं तो कोई तो एक मास्टरमाइंड है जो भेज रहा है। करेक्ट। एक है या कई है। अब रिलीजियस जलसा तो था नहीं कि 5,000 लोग भगवान का नाम लेने आए, वो तो आए ही इंटेंशन से थे कि तोड़ेंगे। सबने वीडियो देखी, मैंने, आपने, सब, वो न्यूज़ में भी आ रही, सब जगह आ रही। द वे दे आर एक्टिंग, जो तोड़ फोड़ और सब कुछ करा है वो कॉमन इंटेंशन ही है। उसमें भी दिख रहे हैं जो 25-30 जो तोड़ रहे हैं, भीड़ अलग है। उस 25-30 में से भी 19 को डिटेन कर रहे हैं। कहने को आ रहा है कि 7 को अरेस्ट कर रहे हैं, और अभी 7 को अरेस्ट करा है कि नहीं वो भी 3 को पता नहीं। डिटेन किया। ओके, उसमें भी कंफ्लिक्ट है। अरेस्ट और डिटेन में क्या फर्क है? आपको बिठा लिया गया और आपको ताले में बंद कर दिया गया। ये अरेस्ट क्या हुआ? फॉर्मल अरेस्ट होता है जहाँ पे एक प्रोसेस प्रॉपर आएगा कि जहाँ पे आपका अरेस्ट दिखाया जाएगा, आपकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद केस आपका दर्ज मेडिकल होगा, किसी केस में ही अरेस्ट किया गया होगा, या फिर एप्रीहेंशन में तो अरेस्ट कोई करता नहीं है। और डिटेन ये होता है जहाँ पे अरेस्ट नहीं डाला गया लेकिन अभी क्वेश्चनिंग चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसको अरेस्ट ना दिखा के बट हैरेस करना भी डिटेनिंग है। ओके, लेकिन सवाल ये है कि ये कोलकाता में गलत हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ओके। और हो रहा है, लगातार हो रहा है। लगातार होता ही जा रहा है। हर रोज एक नई डेवलपमेंट होती है, हर रोज एक नया निकल के आता है। कोई पुराना, कोई कहता है जी प्रिंसिपल इन्वॉल्व था कॉलेज का, कोई और चीजें इन्वॉल्व कर रहा है कि ड्रग्स रिलेटेड है या ऑर्गन्स का धंधा होता था, बिजनेस होता था, वी डोंट नो। लेकिन एवरी डे नई न्यूज़ निकल के आती है और वो बहुत डिस्टर्बिंग है। वो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अलार्मिंग भी है और डिस्टर्बिंग भी है कि हमारे घर के बच्चे कैसे जाएंगे अगर आप हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस को ही नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या ही होगा। मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को बताएं। हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि पहले रिपोर्ट किया गया सुसाइड है, फैमिली को बोला गया सुसाइड हुई है। फैमिली आती है, देखती है कि लड़की किस स्टेट में है, दे आर शॉक्ड, एवरीबडी इज शॉक्ड। हाउ कॉमन इज इट that the representation of facts are twisted to the extent जहाँ पे एक culprit को पकड़ लिया गया within 2 days, लेकिन अब मालूम पड़ रहा है it was a gang rape। ये how does this stand in the court of law? कानून में एक चीज बहुत कॉमन दिखाई देती है, एस्केप गोट्स। करेगा कोई, उसको भरने के लिए प्लेस कर देंगे किसी को। अब वो लड़के ने करा नहीं करा वो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद पता लगेगा, पर जो अभी तक की न्यूज़ आ रही है वो एक इंसान का काम नहीं है उसको इतना कवर अप करना। इतना पब्लिक अनरेस्ट नहीं हो सकता अगर सारी चीज़ें ठीक चल रही होती। कहीं ना कहीं तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी गलतियां करी हैं और चीज़ों को छुपाया है। करेक्ट। अगर वो सीधे ही पहले बता देते और हॉस्पिटल के एंगल से कंप्लेंट होती, देन द थिंग्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। राइट। तब ये शायद इतना अनरेस्ट भी ना होता। जी। यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको शेल्टर करना शुरू कर, जब वो उनको शेल्टर कर रहे हैं जो कल्प्रिट्स हैं, तो वो एक नहीं है, बहुत हैं। वरना हॉस्पिटल एक जने को बचाने के लिए सारा कुछ दाव पे नहीं लगाएगा हमारे हिसाब से। देखिए, आपने एक बड़ा कंक्लूसिव सवाल पूछा कि कल्प्रिट को 2 दिन में पकड़ लिया। क्या आपको पता है वो कल्प्रिट था? Exactly. मुझे तो नहीं पता।
उसका बेसिक रीज़न ये है कि जितने एविडेंसेस अब निकल के आ रहे हैं थ्रू मीडिया या थ्रू व्हाट्सएप या जितना भी, आप ये समझिए कि ये एक इंसान के बस की ही नहीं है. You can kill somebody, you can rape somebody, you can do anything. We have to go back 12 years और हमें निर्भया याद करना पड़ेगा. वो कितना बार्बरिक इंसिडेंट था उस बच्ची के साथ, तो वो भी एक इंसान ने नहीं किया था, ये भी वही है. और 12 साल में ऐसे बहुत निर्भया होते रहे हैं. कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होते, कुछ मीडिया में आते हैं, कुछ मीडिया में नहीं आते हैं. कई तो ऐसे हैं बेचारे जिनका पता ही नहीं चलता, जेन्युइनली जिनका रेप हुआ होता है, एंड दे लूज देयर लाइव्स, दे लूज. यूपी में भी हुआ, मिनिस्टर वाज इन्वॉल्व्ड और बहुत सारी चीज़ें थी. एनीवेज विल नॉट गेट इनटू दैट. बट ये कल्प्रिट अकेला, ही इज नॉट द ओनली वन हु हैज डन दिस. यहाँ पे बहुत सारे और लोग भी होंगे. तो वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं अभी तक पकड़े गए? उनका क्या स्टेटस है? ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूछने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आज डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठे हैं, कल को और प्रोफेशनल्स आएंगे, दे विल जॉइन, मास प्रोटेस्ट होगा, कैंडल मार्च होगी. क्या उससे हमें रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा. रिजल्ट तब मिलेगा जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रॉपरली थॉरोली इन्वेस्टिगेट करेंगी उन चीज़ों को, अपना दायित्व समझेंगी कि ये किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, करेक्ट, किसी की भी बहन के साथ हो सकता है. इसके पीछे कौन कौन इन्वॉल्व हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, नहीं है, दैट इज इमटेरियल. लॉ इज इक्वल फॉर ईच वन ऑफ अस. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट इज देयर. अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जुडिशरी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए. ये पूरे सिनारियो में सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टेट मशीनरी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सिर्फ उसके ऊपर ही आप बंदूक रखेंगे. जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी तो उतना ही रोल है, क्योंकि उसने उतना एक्सेस ही नहीं प्रोवाइड करा. अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टाइम पे पहुंची है, क्या उन्होंने सब एक्सेस करवाया? क्या एक्सेस देना चाहिए था? सारे सीन, पूरे हॉस्पिटल को कॉर्डन ऑफ करो, जो जो रेलिवेंट एरियाज है वो दिखाओ, सीसीटीवी और वो जितने भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है जिनसे कहीं ना कहीं से आप लूप होल्स निकाल सकते हो कि वहाँ पे ऐसे है वैसे है, नाइट ड्यूटी थी, कहाँ से कहाँ तक, कब तक, वार्ड्स के अंदर, आईसीयूज के अंदर, हर जगह के बाहर और अंदर सीसीटीवीज हैं आजकल, प्रोवाइडेड है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड है. डार्क स्पॉट्स बड़े लिमिटेड है. यस, तो क्या हॉस्पिटल ने ये सब प्रोवाइड करा दिया था इमीडिएटली? मेरे हिसाब से तो अभी तक उसकी कोई न्यूज़ ही नहीं आई है कि सीसीटीवी से कहीं से कुछ रिट्रीव भी किया गया हो, तभी तो वो परसों मॉब हुआ है जिससे डिस्ट्रॉय हुआ है. जिससे डीवीआर वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिया. बिकॉज ये अगर पहले चली जाएंगी तो फिर ये डिस्ट्रॉय होने का मतलब ही नहीं ना. बिकॉज द पुलिस और एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैज टू प्रोक्योर ईच एंड एवरीथिंग. उसे सीज करना है. ऑफेंस हुआ, क्राइम सीन पे आप गए, आपने वहां से सारी की सारी चीजें सीज करनी है. वो सीज अगर आपने डे 1 कर लिया तो उसके बाद आप उसको टैंपर करने के लिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगी. करेक्ट. लॉ भी यही कहता है. रादर अब जो लॉ चेंज हुआ है वो तो ये भी कहता है कि ऑफेंस हुआ 7 साल या उससे ऊपर की सजा हो, आपको फॉरेंसिक टीम साथ लेके जानी है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और आईओ को ये इमीडिएटली अपने कोर्ट में भी भेजना है और उसका वो भी बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी बना के रखना है, अपने पास प्रिजर्व रखना है. टाइम फ्रेम भी है, टाइम बाउंडिंग इन्वेस्टिगेशंस भी हो गई है नए लॉ में. पुराने में भी थी, नए में थोड़ा और स्पेल आउट कर दिया अच्छे से. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको लाइक विल दे बी मेड रिस्पॉन्सिबल कि आपने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जी? Certainly. पुलिस डिपार्टमेंट में आपने ये They चीजें are नहीं की. answerable. Absolutely. At every stage, the state investigating agency is answerable to the courts. क्योंकि आप अगर अपनी तरफ से कोई चेन बना के दे रहे हैं, क्रिमिनल लॉ में चेन ऑफ इवेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ द चेन इज ब्रोकन द कल्प्रिट गोज. तो आपको उस चेन को इंटैक्ट रखना है. अब आपका पहले एक सवाल था, जैसे आई जस्ट जंप बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन. स्टेट एजेंसी ने अब इन, आप टैंपरिंग की जैसे आपने बात करी थी उसको लेके बताता हूँ. पॉर्श का केस हुआ, कार एक्सीडेंट पुणे वाला, उसके अंदर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट तक के लोगों को अरेस्ट किया गया जी. यहाँ पे फॉरेंसिक के लिए सामान ही नहीं पहुंचा तो आप किस किस को पकड़ोगे? फॉरेंसिक के लिए सामान तो इकट्ठा करोगे. आपने सामान ही इकट्ठा नहीं करा, आप कहाँ पे उसको कन्विक्शन तक लेके जाने की बातें कर रहे हो? मैं स्टेटमेंट नहीं पास कर रहा, बट एक जो दावा कहा जा रहा है कि कोलकाता वाज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर वुमेन,
क्या इससे पता लग रहा है कि दैट वाज अ बोगस प्रॉमिस और इट वाज जस्ट एन एजेंडा कि यहाँ पे केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं तो पता कैसे चलेगा क्राइम हो रहा है? गिवन द सिनारियो जो आज की हमारी कंट्री का हाल है, कोई भी जगह सेफ नहीं है, नो सिटी इज सेफ। कोई भी जगह सेफ नहीं है। बोल्ड क्लेम्स कर लेने से कुछ नहीं होगा। मेल चाइल्ड को भी उतना ही एजुकेट करना जरूरी है जितना फीमेल चाइल्ड को। जो बच्चों को बोलते हैं गुड टच बैड टच, वो मेल चाइल्ड को ज़्यादा सिखाना जरूरी है। उन्हीं का दिमाग खराब हो रहा है शायद, जो एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी न्यूज़ आती है। देखिए, इसका ना दूसरा पहलू भी है। हम ये कह देते हैं दिस सिटी इज सेफेस्ट फॉर वेमेन, दिस सिटी इज नॉट सेफेस्ट, और एनी सिटी इज सेफ और एनी सिटी इज नॉट सेफ। इसका दूसरा पहलू हमें ये समझना है कि क्या हम बचपन से बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं। आजकल स्कूल में गुड टच बैड टच व्हाट ही जस्ट मेंशन्ड वो शुरू हुआ, अवेयरनेस आई, स्कूल में एजुकेशन थोड़ा सा उस वे में जा रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मिसयूज ऑफ लॉ भी होता है। Okay. जहां पे हम एक मेल को बिल्कुल ये कह देते हैं भाई तुम तो हो ही गलत, यू नो वी कैन डू एनीथिंग कि भाई तुम गलत हो। कोर्ट्स में लॉयर्स हैव आल्सो स्टॉप्ड अपियरिंग फॉर सच पीपल, व्हिच इज समहाउ आई फील कि वो ठीक भी है, एथिकली ठीक है, मॉरली ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, क्योंकि एवरी एक्यूज हैज द राइट टू बी कंटेस्टेड एंड डिफेंडेड बाय अ Yes, लॉयर। yes. लेकिन मेल्स के साथ भी कहीं ना कुछ गलत होता है कभी कभी, क्योंकि कई सेट ऑफ सोसाइटी में ऐसा है जहाँ पे पर्सनल वेंजेंस के लिए केसेस लगा देते हैं। कानून को मिसयूज किया जाता है। कानून बहुत अच्छा है, हमारे देश के कानून बहुत अच्छे हैं, वेल इम्प्लीमेंटेड हैं, अच्छे से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जुडिशरी बहुत समझदार है और अच्छे से डिसाइड कराती है। लेकिन जब झूठे मुकदमे होते हैं तो कई बहुत सारी जिंदगियां दाव पे लगती हैं, That's true. चाहे वो मेल्स की हो, उनके परिवार की हो। बिकॉज एक टैग लगता है ना, रेपिस्ट की फैमिली, रेपिस्ट, चाहे उसने करा या नहीं करा। आज ही न्यूज़पेपर में आया था, 70-year-old मैन गॉट एक्विटेड फॉर रेपिंग अ वुमेन व्हेन शी वाज 15, 40 साल पहले। आज वो जो लेडी है वो उसकी वाइफ भी है और उसके 3 या 4 बच्चे हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। राइट। तो 40 साल लग गए डिसीजन आने में। वो 40 साल क्या ट्रॉमा बीता होगा उसके ऊपर। हमें ये ये एक 2-वे प्रोसेस है। जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हमने एक इंसान अरेस्ट कर लिया, क्या ये एक इंसान का काम है? नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं। क्या हम उस जड़ तक गए? हम एजिटेशन कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को काम भी तो नहीं करने दे रहे। हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बताओ हमसे क्या चाहिए। तो हॉस्पिटल शुड स्टैंड अप एंड से कि टेल व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ अस। राइट। वो तो हुआ नहीं, रादर ब्लेम गेम शुरू हो गई। तो वो सब फैक्टर्स को हमें कोरिलेट करके और उसको समझ के आगे बढ़ना है, और तभी हम आगे एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। व्हाट ही वाज सेइंग इज एब्सोल्यूट राइट कि किसी भी केस को शुरू करना ही सिर्फ पुलिस का दायित्व नहीं है, कन्विक्शन पे ले जाना। अगर कोई गलत है तो आपके पास वो एविडेंस होगा, वो तथ्य होगा पूरा का पूरा, जिससे कि आप उसे कन्विक्शन, आप अपना केस बनाएंगे, चालान पेश करेंगे, न्यायालय में जाएंगे, और उसके बाद ही तो वहां से आगे ट्रायल शुरू होगा। तो वहां तक जाने की जो जर्नी है, उस जर्नी को संभालना और उस जर्नी को बहुत अच्छे से टैकल करना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। यही पुलिस का रोल आता है, यही एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का रोल आता है। छोटा सा ऑफेंस हो या बहुत बड़ा ऑफेंस हो, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को खेलना। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, हिस्ट्री की बात करें, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि इंचार्ज हैं इस केस के, देयर इज अ हिस्ट्री अटैच्ड टू हिम। यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देयर इज अ हिस्ट्री अटैच्ड टू हिम, और उस हिस्ट्री के बारे में अगर हम उस हिस्ट्री को देखें तो इज इट बिलीवेबल कि जो अभी तक फाइंडिंग्स आई हैं, क्या वो सच माना भी जा सकता है उनको कि नहीं? जो फाइंडिंग आई है वो सिर्फ फाइंडिंग है अभी तक। अनलेस एंड अनटिल दे गो थ्रू द रिगर्स ऑफ ट्रायल, they cannot be relied upon properly. But yes, if there's some sort of a smoke, you have to imagine there is some fire. देखिए, जो भी बिना उसके नहीं हो पाएगा ना। जो भी हुआ है वो पहली बात अगेन मैटर ऑफ ट्रायल है, सब्सिडाइज्ड है, और सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम लोगों ने भी वो देखा है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में समझा है, सब समझा है। हमारी फ्रेटर्निटी के लॉयर हैं जिन्होंने
बड़ा बोल्ड एलिगेशन लगाया है और ओपन एलिगेशन लगाया क्या है एलिगेशन है? कि 10 साल पहले भी यही आइयो थे ऑफिसर थे जो ही वाज इंस्पेक्टर जनरल, आईजी थे किसी मर्डर केस में, तब भी बहुत सारी फॉलीज थी इन्वेस्टिगेशन की। आज भी ये कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं कोलकाता के, और उसमें बहुत एक्विटल कुछ- हुआ है, इसलिए इसमें भी एक्विटल होगा। बहुत कुछ फॉलीज अभी भी शुरुआत हो गई है, बॉडी के साथ छेड़छाड़ और वो सब जो हुआ है, जो उस टाइम मर्डर केस में भी हुआ था व्हेन ही वाज हेडिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब वो हेड कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन को, और अब भी इनिशियली हुआ है। जो अब अगेन ये क्या कितना सच है कितना झूठ है, मैंने वो केस नहीं पढ़ा, मैंने उसकी जजमेंट नहीं देखी, लेकिन हाँ जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हम मीडिया ट्रायल नहीं बोल सकते, करेक्ट, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो जेन्युइन होती हैं। करेक्ट। लॉयर जो आगे जुडिशरी में बोल रहा है या सबमिट कर रहा है अपनी आर्ग्यूमेंट्स, वो जेन्युइन है और उसको टैंपर नहीं किया जाता। तो वो उसके ऊपर आई कैन नॉट कमेंट राइट नाउ, लेकिन हाँ अगर ये कोई ना कोई, यू सी वी आर ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, हम कोर्ट को असिस्ट करते हैं, तो अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एविडेंसेस होंगे या कुछ तो होगा ही। बट आई स्टिल We all have to rely on something in hand to actually state something in a conclusive manner to the court. जब भी ऐसा कोई बड़ा केस होता है, लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस, इनको साइड करके सीबीआई को बुला लिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। ये कॉमन प्रैक्टिस बनता जा रहा है हमारे कंट्री में। Incompetence की definition proper नहीं है। अच्छा, Incompetence situational होती है। ओके, अगेन आपका पूना वाला केस, वहाँ तो स्टेट पुलिस ने ही सब कुछ करा, जी, वहाँ तो सीबीआई नहीं बुलाई गई। ठीक है, वहाँ पे लोगों ने कोऑपरेट करा, एविडेंसेस जहाँ छेड़खानी होने की उम्मीद थी उन्होंने उन कल्प्रिट्स को पकड़ा। इवन निर्भया में भी सीबीआई सब में का हुआ। आई, दिल्ली पुलिस ने किया। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि कोर्ट ने ही सीबीआई को केस हैंड ओवर किया है इस वो केस में। आपने थोड़ी देर पहले पंकज ने एक सवाल का जवाब दिया था कि लैक ऑफ रिसोर्सेस, ओके, हमारे पास टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर हम आगे जाते हैं टीयर 3 सिटीज में जाते हैं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास भी रिसोर्सेज की बहुत कमी है ओके, और एफिशिएंसी की कमी है। मेट्रोपॉलिटन्स आर डिफरेंट। दो यहाँ पे कोलकाता सब is कुछ a फटाफट है। metropolitan city, Yes, yes. but वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे एक्सेस नहीं था। अच्छा, आप समझ रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। जहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी सारी चीज़ों की है, व्यवस्था होना इज समथिंग डिफरेंट और व्यवस्था का इस्तेमाल करना इज समथिंग और नियत, अब यहाँ पे मिलीजुली सरकार चल रही है, ऑफ ना मेरी नियत है, ना मेरे को एक्सेस है, ना मैं करना चाहता हूँ, तो ना मैं इसको कंक्लूजन पे जाने दूंगा। ऐसी सिचुएशन में अगर कोर्ट के पास कोई जाएगा तो कोर्ट का तो बिल्कुल ठीक डिसीजन है कि कलेक्टिवली इतने दिन हो गए एपिसोड को, इंसिडेंट को हुए जब ये आपका मर्डर हुआ, रेप हुआ, उसके बाद से अभी तक आपने करा क्या? यू डोंट हैव द आंसर। कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं है, डिस्ट्रक्शन बहुत सारा है, तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को बीच में लेके आओ। वो क्या करेगी? वो अब हर एंगल से एक्सप्लोर करेगी, देखिए एविडेंस भी इकट्ठे होंगे, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है वो भी चेक होगा, डिस्ट्रक्शन किसके कहने पे हुआ है वो भी चेक होगा, क्योंकि वो किसने करवाया है, दैट विल आल्सो लीड टू द कल्प्रिट। यस, राइट, तो वो रिपलिंग इफेक्ट जो आएगा वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी लेके आएगी। ये काम अगर स्टेट पुलिस ने ठीक से करा होता तो सीबीआई किया, किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी की जरूरत जरूरत नहीं नहीं थी। और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोर्ट जब किसी थर्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि सेंटर का प्रेशर है, वो ये देखता है कि एक ऑफेंस की कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ग्रेव है, तो वो उस ग्रेविटी को समझेगा। और उसके बाद स्टेट पुलिस, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे आज आप गए और कहा जी सीबीआई दे दो इस केस में, कोर्ट ने कहा ठीक है जाओ ले लो। नो, नो, कोर्ट विल फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क द स्टेट पुलिस कि भाई आपने शो मी योर इन्वेस्टिगेशन, व्हाट यू हैव डन, आपने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन करी, आप किस कंक्लूजन, किस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे चल रहे हैं, आपने क्या पाथ चूज किया, कुछ अरेस्ट किया, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करे, व्हाट ही इज सेइंग कि आपने उन चीज़ को कलेक्ट करके आगे फॉरेंसिक में भेजा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब आप इस पे फेल होते हैं, इस टेस्ट पे कोर्ट के फेल हो गए, तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है ये बोलने के लिए कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, राइट, तो हमें एक नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डिप्यूट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। दिल्ली में भी हुआ अभी जो
एक अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ, IAS बच्चों की डेथ हुई, उसमें भी पुलिस से पहले दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या करी. कोर्ट वाज नॉट हैप्पी विद द इन्वेस्टिगेशन. इट वाज इन्वेस्टिगेशन गिवन टू CBI. तो ये इट्स नॉट इजी कि कोई भी हाई प्रोफाइल केस हो जाता है या जहां मीडिया इन्वॉल्व हो जाती है वहां से सीधा CBI चला जाएगा. नहीं, वहां पे पहले आपकी इन्वेस्टिगेशन, जितना काम आपने किया है, परफॉर्मेंस जो आपकी है, आपने अपनी ड्यूटी डिलीजेंटली निभाई है. सवाल ये है कि क्या आप अपनी ड्यूटी, जिसके लिए आप सरकार से पैसे लेते हैं, एक हम लेमैन्स हैं, हमारा आपके ऊपर एक विश्वास है कि आप अपना काम ठीक से करेंगे, क्या वो सब आपने करा है? और अगर आपने करा है तो वाई कोर्ट क्यों करेगी सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व? दे हैव ट्रस्ट इन यू. हर केस तोड़ना चाहता है इधर उधर. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोर्ट भी आंख बंद करके नहीं चल रही है. आप वो वीडियो जो अभी आप सीनियर ऑफिसर की बात करते, उसी वीडियो में ये भी है कि स्टेट पुलिस पहले 7 दिन मांग रही थी कि हमें 7 दिन का टाइम दो. फिर जब विक्टिम की साइड से और बाकी लोगों ने प्रेशर बनाया तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमें 24 आवर्स दे दो. तो आप एक ही आर्ग्यूमेंट में 7 दिन से 24 घंटे में आ गए. तो कोर्ट को लगा ना कि कुछ यू आर नॉट एबल टू डू इट. कोर्ट ने उसी टाइम पॉइंट आउट करा, अभी तो 7 दिन चाहिए थे, अब 24 घंटे में कैसे आ जाएगा? हाउ विल यू स्क्वीज दैट टाइम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, सजा भी हो जाती है. इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं कुछ जो परोल पे काफ़ी टाइम बाहर रहते हैं. डू द परोल लॉज नीड अ रीलुक? ये मीडिया परसेप्शन सब्जेक्टिव है. ये मीडिया परसेप्शन है. ओके. एंड आई एम सेइंग इट, ये मीडिया परसेप्शन है. CRPC जो अब BNSS बन गया है, लॉ बड़ा क्लियर है कि आपको पैरोल कब मिलेगी, फरलो कब मिलेगी. फरलो आपका राइट है. किसी भी कन्विक्टेड पर्सन का ये राइट है कि मुझे एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ रिमिशन मिलेगी हर साल सजा से, अगर वो हीनियस में नहीं आता या कोर्ट ने स्पेसिफाई नहीं कर रखा. जेल मैनुअल में लिखा हुआ है ये. और फरलो मिलेगी टू मीट माई फैमिली या टू लुक आफ्टर माई थिंग्स. वो चाहे 2 हफ्ते की हो, 21 दिन की हो, डिपेंडिंग अपॉन क्या है उसमें. वो मेरा राइट है. लेकिन पैरोल मेरा लीगल राइट नहीं है. वो मेरा एक, आई कैन अप्लाई, आई कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट एंड देन द कोर्ट विल, इफ द कोर्ट डीम्स इट फिट कि हाँ भाई जो आपने ग्राउंड्स दिए हैं वो ग्राउंड्स बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई होने के बाद. वो भी वेरीफाई होने के बाद. ऐसा नहीं आज आपने पैरोल अप्लाई करी और कोर्ट को लगा चलो आप 4 साल से अंदर हो, चलो दे दिया पैरोल. नहीं, कोर्ट आपका जो ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैं बीमार हूं या मेरे परिवार में कोई बीमार है या मुझे किसी कारण से 20 दिन 30 दिन 10 दिन की पैरोल चाहिए, तो कोर्ट वो वेरीफाई करवाएगी आयु से कि जो ये बातें कह रहे हैं क्या इसमें सच्चाई है. अगर सच्चाई है और वेरीफाई होके आता है देन इट इज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. तो जो ये हाई प्रोफाइल केसेस में नहीं है, छोटे छोटे केसेस में भी है. हाईलाइट हाई प्रोफाइल केस हो जाता है. अब आजकल आसाराम का हुआ और बाबा राम रहीम का हुआ, तो वो हाईलाइट ये हो गया. लेकिन हर केस में पैरोल और फरलो का प्रोविजन है. बट ये चेक किया जाता है कि अगर वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि खेती करने के लिए 2 महीने की छुट्टी चाहिए, पैरोल चाहिए, तो वो वेरीफाई किया जाएगा? वेरीफाई किया जाता है. सारी चीज़ें वेरीफाई होके IO से रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही इन सब चीज़ों पे ऑर्डर्स होते हैं. मेरे 2 सवाल हैं. एक इंट्रोड्यूस हुआ था फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, हमने सबने जाना है, सक्सेसफुल गोइंग ऑन. एंड उसका सक्सेस रेट क्या है और क्या कुछ एक टाइम बाउंडेशन होता है कि इस टाइम में आपको केस सॉल्व करना है, क्या उसमें चीज़ें रहती हैं? फास्ट ट्रैक का कॉन्सेप्ट है. फास्ट ट्रैक ऐसा नहीं है कि कोर्ट बनाई और बोल दिया कि 2 साल में ख़त्म करो. ठीक है ना, वो फास्ट ट्रैक नहीं है. फास्ट ट्रैक है प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करो एंड लेथार्जिक बिहेवियर को दूर करो. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको लंबी डेट देनी नहीं है. आपके पास सिलेक्टिव और हीनियस क्राइम्स को लेके मैटर्स हैं. हीनियस क्राइम्स चाहे वो इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियल है, या वो बॉडीली इंजरी वाले हैं, हार्म वाले हैं, क्योंकि दोनों एंगल से आप सोसाइटी तोड़ देते हो. अगर कोई फिजिकल हार्म और इंजरी वाले केस हैं वो सोसाइटी पे एक बहुत भारी इम्पैक्ट लेते हैं, जैसे ये वाला. जो फाइनेंशियल क्राइम्स वाले केस हैं उसके अंदर भी यही है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ देता है सोसाइटी की, उसके भी रिपलिंग इफेक्ट है. टाइम बाउंड को आप इस तरीके से मिक्स नहीं कर सकते कि वो प्रोसीजर स्किप करेंगे. देखो प्रोसीजर आपको दिमाग में रखना है कि प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. प्रोसीजर को आप कट शॉर्ट कर सकते हो, स्पीड अप करवा सकते हो, IO को डायरेक्शंस दे के कि नहीं, अगर आप 10 दिन मांग रहे हैं आपको 5 मिलेंगे.
डिफेंस की साइड से अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं जी हमारे को 1 महीना चाहिए तैयारी के लिए, नथिंग डूइंग, 1 हफ्ता मिलेगा, तैयारी करनी है करो, नहीं तो हम अपना फाइल पढ़ेंगे और हम कर लेंगे। ओके फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट है, फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड घड़ी नहीं है कोर्ट के अंदर ओके कि ये घड़ी है भैया ये आज शुरू होएगी तो ये 365वें दिन पे बंद हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं। ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, कभी आईओ को एक केस तो है नहीं ना, केसेस बहुत हैं। बहुत है। दूसरा मेरा सवाल यही है, जुडिशियल सिस्टम में प्रेशर कितना है इस समय? कोई प्रेशर कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर कोई प्रेशर नहीं। तो ये जो बार बार बताया जाता है कि और लॉयर्स चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छी क्वालिटी के लॉयर्स चाहिए हमें, और बोला कि काफी सारे केसेस हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रहे बिकॉज वी डोंट हैव द जुडिशरी, हमारे पास जजेस नहीं है। देखो वो एक chain है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है कि हमारे पास वैकेंसीज हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम्म ऐसा नहीं है कि जुडिशरी के एग्जाम्स नहीं हो रहे, हम्म ट्रेनिंग्स नहीं हो रही, लॉयर्स आर नॉट विलिंग टू बिकम अ जज, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है जो धीरे धीरे, देखिए हम ना उस पाथ में हैं जहाँ पे हम धीरे धीरे हर चीज़ अपनी हर शॉर्टकमिंग्स को ठीक करते जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैं एक चीज़ और बोलूँगा फिर मैं जुडिशरी पे आता हूँ। अब जो नया लॉ आया है ये टाइम बाउंड आया है ठीक है। कि आपको इतना ही टाइम मिलेगा इन्वेस्टिगेशन का। पहले भी था कि आपने 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी है, अब आपको बोल दिया है 90 से 120। बताओ इसके आगे डिले क्यों है? जो बड़े केसेस हैं उसमें आप इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम मांगते हो तो आप पहले चार्जशीट तो फाइल करो। सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रावधान तो पहले वाले लॉ में भी था, आज भी है। अब जुडिशरी को भी टाइम बाउंड कर दिया है कि आप अगर आज फाइनल आर्ग्यूमेंट सुन लेते हैं तो आप विद इन 45 डेज उसकी जजमेंट पास करेंगे। पहले नहीं था ऐसा। ओके 4 पहले महीने क्या तक था? ऑर्डर रिजर्व्ड है। पहले क्या था कि आज मैंने आपसे बहस सुन ली, मान लो मेरी ट्रांसफर हो गई, अब मेरी जगह सीट पे ये आए तो आप बहस दोबारा करेंगे बिकॉज जो मैंने नोट्स बनाए थे वो तो मेरे साथ चले गए। करेक्ट। तो मैटर डिले होता था। अब क्या हुआ नए कानून में कि आपको 45 डेज मिले आफ्टर हियरिंग द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आपने उसके बाद जजमेंट पास करनी है नो मैटर व्हाट। ओके तो टाइम बाउंड हो गया। हाँ सेम इज इन्वेस्टिगेशन कि इन्वेस्टिगेशन में आपको टाइम बाउंड कर दिया कि आपने इतने समय में चार्जशीट फाइल करनी है ठीक है। और 3 साल में मैटर डिसाइड होगा। ओके कि आपने अगर 100 विटनेस लाए हैं तो 100 के 100 को आप चाहे रोज मैटर लिस्ट करवाओ, विद इन 3 years फ्रॉम द कमीशन ऑफ ऑफेंस वो मैटर डिसाइड होना है। तो ये नया कानून आ गया। करेक्ट। तो टाइम बाउंड वैसे ही हो गया। फास्ट ट्रैक, और जो फास्ट ट्रैक के कोर्ट्स पहले भी चलते थे, जस्टिस वर्मा कमेटी की जब अमेंडमेंट हुई निर्भया के टाइम पे, जस्टिस JS वर्मा की कमेटी बनाई गई थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जिसमें अमेंडमेंट हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन केसेस के ऊपर। 354 सेक्शन अमेंड हुआ, 376 जो रेप पुराना IPC का था वो अमेंड हुआ और स्ट्रिंजेंट किया गया उसको, और सजाएं बढ़ाई गई उसमें, 7 साल से 10 साल, लाइफ 20 साल, ये सब किया गया। तो तब भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को ये बोला गया कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं या जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में पॉक्सो कहते हैं जी। उसको, उसके केसेस वहाँ डाले जाएं। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रॉमा वाले मैटर्स होते हैं या बॉडीली इंजरी वाले हैं या फाइनेंशियली, अगर आप किसी को, द केस विच हैज़ impact on the society should be treated and should be tried in a fast track court, ओके जहां से एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट निकल के भी आएगा। आई रिमेंबर निर्भया के बाद समवेयर इन इंडिया एक रेप का केस 11 दिन में डिसाइड किया गया था। विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी, उसके बाद एविडेंसेस लेड हुए थे, 11 या 14 दिन में जज साहब ने डिसीजन सुना दिया था। तो ऐसा नहीं है हमारे पास स्टेट पुलिस के पास भी काबिलियत नहीं है, काबिलियत है, नियत भी है, बट लेकिन कुछ चीज़ें रिसोर्सेज के ऊपर आती हैं, सरकमस्टांसेस के ऊपर आती है। देखिए हमें कड़ी से कड़ी जोड़नी है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो या वो ट्रायल हो। हम डिफेंस लॉयर हैं, हम स्टेट के लिए तो खड़े नहीं होते, हम एक्यूज के लिए खड़े होते हैं। तो हमें कड़ी से कड़ी जोड़नी है और कड़ी से कड़ी तोड़नी है कि जो पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने कड़ी से कड़ी जोड़ी है, एक केस बनाया है, हमें वो कड़ी से कड़ी तोड़नी है और उस केस को डिस्ट्रॉय करना है सो दैट इट कम्स इन आवर फेवर। चाहे सही है गलत है, ये तो मैटर ऑफ ट्रायल है। करेक्ट। तो पुलिस के पास भी वो एक समय जो
कानून ने अब दे दिया है उससे बेनिफिट आएगा। और एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न्ड, आपका दूसरा सवाल, जुडिशरी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस जुडिशरी, दिस जुडिशियल सिस्टम इन आवर कंट्री। हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है, इस मामले में ब्लेस्ड है कि हमारी जुडिशरी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। टेंडेंसी और प्रेशर दो अलग चीजें हैं। जुडिशरी अपना, दे अप्लाई देयर लीगल माइंड एंड देन दे पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। Okay. Nobody can influence the judicial system, at least of India. तो हमें ये चीज़ को, हाँ ठीक है, हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे पास पेंडेंसी बहुत है केसेस की, वो भी इसलिए हम वी आर 140+ करोड़ यार। छोटा सा केस भी होता है तो वो भी 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं। तो जो बड़े बड़े केसेस हैं, फिर देखिए केस बड़ा और छोटा कैसे होता है, प्रोसीजर तो सेम है। पहले CRPC था, BNSS हो गया, पहले IPC था, BNS हो गया। प्रोसीजर तो वो रहेगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई है, आपने विटनेसेस कितने लाए हैं। कई केस में 5 विटनेस होते हैं, कई में 500 होते हैं। तो जो अब वो 500 विटनेस जो IO ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने डाले हैं कि भाई ये रेलिवेंट है इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो उनकी गवाहियां भी तो होंगी। फिर एक्यूज्ड की बारी भी आएगी, फिर वो अपना साइड ऑफ स्टोरी भी बताएगा, हो सकता है उसके पास भी 5-10 हो। तो ही वॉज राइट ना कि कुछ चीज़ें ह्यूमन ग्राउंड्स पे भी देखनी पड़ेंगी कि काम तो उतना ही है, वही 9 बजे से 10 बजे से 6 बजे तक। दिल्ली हाई कोर्ट 7 बजे तक, 7:30 बजे तक चलती है। 4 बजे को कहने को होती है। आई विल नॉट नेम द कोर्ट रूम्स, लेकिन मैंने 6:45 बजे हियरिंग अटेंड करी है। आई एम श्योर 8, पंकज जी ने भी 8:30 करी होगी। और आर्ग्यूमेंट सुनते हैं हमारे जजेस, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ डेट दे दी। ऑल दोज आर इफेक्टिव हियरिंग्स। इफेक्टिव हियरिंग्स होती हैं, दे पास ऑर्डर्स। सुप्रीम कोर्ट भी रात को 2:30 बजे खुली है, Right. वो एक बार खुली है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस थे या नीड ऑफ द आवर थी। नॉर्मल कोर्ट्स में, दिल्ली हाई कोर्ट में मिनिमम जो एटलीस्ट क्रिमिनल रोस्टर तो शाम को 8 बजे तक, 7 बजे तक बैठ ही रहा है आज भी। क्यों? क्योंकि 100-150 केस हैं रोज के। अब जुडिशरी के पास ऑप्शन है ना कि भाई 4 बज गए, जितने केस हुए बाकी डेट लगा दो। नहीं, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस पूरी लिस्ट खत्म करते हैं और इफेक्टिवली हियरिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट्स देनी है, दे लिसन टू यू, दे पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स एंड देन दे राइज। तो ये भी तो एक जुडिशरी का बेनिफिट है। ये पार्ट क्यों नहीं आता आगे? कोलकाता में क्या हो रहा है इस समय में? कोलकाता में जो कोर्ट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, हाउ आर दे डीलिंग विद दिस केस? इस केस में प्रिसाइसली कोलकाता के केस में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हमें नहीं पता, सामने ही नहीं आया। जो सामने नहीं आया। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं अगेन अनऑफिशियल है ये, लेकिन हमारे कानों तक पहुंचती हैं कि हो सकता है दवाइयों का हेर फेर होता हो, ड्रग्स का इशू हो जो इस विक्टिम को पता था। हो सकता है वहाँ पे ऑर्गन्स का वो होता हो, करेक्ट, जो इस विक्टिम को पता था और इसको अब एलिमिनेट करना ही था ना। बिकॉज अगर आप, इफ यू नो एवरीथिंग, तो आप तो खतरा हो। तो अब खतरे को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा? खतरे को अब एक इंसान तो एलिमिनेट कर नहीं सकता, बिकॉज ये जो बारबरिक इंसिडेंट है ये एक इंसान ने नहीं किया। आई एम रिपीटेडली सेइंग इट, बिकॉज ये एक इंसान नहीं कर सकता। यहाँ 100% बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जो CP ने आज स्टेटमेंट दी कि मैंने कब बोला एक इंसान इन्वॉल्व है, हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब आपने बोला नहीं तो आपने कुछ करा भी तो नहीं। तो ये समझने वाली बात है कि हम, क्योंकि आज वो चीज़ मीडिया में आ गई, क्योंकि आज वो एक सोशल मीडिया ने उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया, तो हमारी आंखें खुली। हमारी आंखें तब क्यों नहीं खुली थी जब वो एक्चुअली में पेन में थी? द काइंड ऑफ टैम्परिंग, एविडेंस टैम्परिंग दैट वी डिस्कस्ड, जो हम देख रहे हैं, वी सी दीज केसेस हैपनिंग डे इन एंड डे आउट। क्या एनफोर्समेंट का डर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है? पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है? अगर एनफोर्समेंट का डर ना होता तो यही ना होता, इतना एजिटेशन ना होता, तो ये मॉब ही ना होता, तो मॉब भी ना होता। एनफोर्समेंट का डर है कि हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए इतना डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और ये सब हो रहा है। अब जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज चेंज हुई है, तभी तो अगर मॉब मैंने आया। गलती करी है तो मुझे डर लगेगा ना कि ये तो सामने आ जाएगा, तभी तो मॉब आया। तो एनफोर्समेंट का डर है, जुडिशरी का डर है, मीडिया का भी डर है, तभी ये सब हो रहा है। हम आज जागे क्यों हैं? क्योंकि हमें अपना जुडिशियल सिस्टम पे विश्वास है, हमें अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे विश्वास है। मीडिया ने अपना बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था जेसिका लाल में।
करेक्ट। ना मीडिया होता, ना उसका कुछ होता। ना उसका कुछ होता। यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट जो सोसाइटी का है वो इन चीज़ों से पकड़ना चाहिए, इन चीज़ों से नहीं कि एक लूप बोला तो उसको पकड़ो और गाना गाने लग जाओ। आप वो पकड़ो जिससे सोसाइटी बिल्डअप हो, वो मत पकड़ो जिससे सोसाइटी ब्रेकअप हो। देखिए बड़ा सेंसिटिव इशू है ये, इसको हम शायद लोगों के थोड़ा लिए सा एक हंस केस के है। मजाक के या कुछ भी कर ले, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये मीडिया का भी दायित्व बनता है कि ठीक न्यूज़ ही आगे जाए, क्योंकि लोग डरेंगे अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनके बच्चे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, और ये अगर ऐसा चलता रहा तो लोग डरेंगे। तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली और कलेक्टिवली एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करना है जहाँ पे हम एक न्यूज़ जेन्युइन बताएं, माहौल थ्रेटनिंग ना हो, ऐसा कोई क्रिएट नहीं होना चाहिए जिससे कि चीज़ें हमारे को डर लगने लग जाएं अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए। और दूसरा, लॉजिकल कंक्लूजन पे हर इन्वेस्टिगेशन को आना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आपकी इन्वेस्टिगेशन हो, मीडिया ट्रायल हो, चाहे वो हमारी साइड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो। जब हम कोर्ट में कोई भी केस लेते हैं तो हम भी तो इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने तरीके से कि हमें समझ आएगा, हम समझ पाएंगे, हम कन्विंस होंगे, तभी तो हम कोर्ट को कन्विंस करेंगे ना। तो वी ऑल्सो इन्वेस्टिगेट इन आवर ओन हेड। मैं एक लॉयर हूँ, ये एक लॉयर है। आप हमारे से 4 सवाल पूछ रहे हैं, पर जिसके घर पे ये हुआ है उसके बारे में यू जस्ट ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन दैट फैमिली शूज फॉर 1 मिनट, यू वोंट बी एबल टू सिट। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट इज, ये ज़रूरी है। that anger has to be there in everybody. Being a lawyer, just going in the court and saving somebody, not saving somebody, debating, not debating, ये सब बेकार की बातें हैं। एटलीस्ट आपका अगर विचार ठीक है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, तो आपको सब कुछ समझ आने लगेगा, आपकी डायरेक्शन भी ठीक हो जाएगी। पर अगर आपको उस पेन और एंगर का ही एहसास नहीं है, एहसास रियलाइजेशन होना नहीं है बहुत ना, ज़रूरी है। कुछ नहीं कर सकते, कोई फायदा ही नहीं। जुडिशरी सिस्टम की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? एक केस को बड़ा या छोटा मानने में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? ये केस बड़ा है, ये केस छोटा है। सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर, लॉ इज इक्वल फॉर इक्वल ईच टू वन ऑफ ऑल। अस। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ केस, जैसे एक रेप केस, अगर एक लड़की रेप केस रजिस्टर करती है, उसके बाद उसे कई साल लग जाते हैं कोर्ट की शक्ल देखने के लिए कि कब डेट मिलेगी? प्रोसीजर, एज आई सेड, प्रोसीजर है। देखिए कोई भी केस होगा वो कोर्ट में तब जाएगा जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी। इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज जब तक एक मैटर इन्वेस्टिगेशन में है तो वो पुलिस के हाथ में है Correct. या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ में है। तो आज एक केस रिपोर्ट हुआ, उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हो गई। जो प्रोसेस है, कोर्ट और पुलिस को इन हैंड चलना है। विक्टिम को भी जब ज़रूरत पड़ती है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। अच्छा, आजकल बहुत अच्छा है कि हम मतलब पुलिस विक्टिम्स को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाते, आईओस जाते हैं उनके घर या कोई भी कन्वीनियंट जगह उनके लिए जो हो, एनी कन्वीनियंट प्लेस टू द विक्टिम। तो ये सब चीज़ों में जहाँ ऑफेंस हुआ है और जितना उसमें टाइम लगेगा इन्वेस्टिगेशन में, उस टाइम को छोड़ के मैटर ने कोर्ट में जाना है। चलान जब पेश हो जाएगा, चार्जशीट जिसे हम कहते हैं, वो कोर्ट में चली जाएगी। उसके बाद पुलिस का रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद इट इज बिटवीन द कंप्लेनेंट, द एक्यूज्ड एंड द कोर्ट। कंप्लेनेंट को बुलाया जाएगा एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, वो अपना बयान देंगे जो 164 पहले 161 में दिया था, फिर 164 हुआ था। सब्सिक्वेंटली वो अपना बयान देंगे और ट्रायल शुरू कराएंगे। फिर एक्यूज्ड की बेल हो गई है तो उसे हर तारीख पे कोर्ट आना है, बेल नहीं हुई है तो उसका टिल द टाइम ही इज बिहाइंड बार्स ट्रायल शुरू हो जाएगा और वो ट्रायल चलेगा। तो यहाँ ऐसा पे नहीं है। बर्डन ऑफ पेंडेंसी आएगा पिक्चर में, प्रेशर यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैटर्स है, उसकी वजह से delay है। पॉपुलेशन आउटबर्स्ट जो हिंदुस्तान में है ही है, उसकी वजह से हर जगह पे इशू है, नंबर ऑफ केसेस, दैट्स इट। एक सवाल मैं, जैसा कि आपने कहा विक्टिम की फैमिली अगर होती तो वो क्या पूछती, तो एक सवाल है जो हमने तैयार किया था और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विक्टिम की फैमिली, कि कंप्लेंट लॉन्च कराते वक्त इज इट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि जो कंप्लेंट लॉन्च हो रही है उसे मिनिमम एफर्ट के साथ जस्टिस मिले? ये प्रावधान है ना हमारे पास, इट इज़ देयर एंड इट इज़ फॉलोड दैट वे ओनली। देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस
और आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन केसेस या पॉक्सो के केसेस, इनको बहुत कैटेगोरिकली और बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया जाता है। तो ये प्रोसेस और प्रोसीजर लेड डाउन है और हर एक ऑफिसर को फॉलो करना है एज पर लॉ। ऐसा तो नहीं है हर केस में कन्विक्शन हो रही है। कुछ केसेस में अगर कोई सपोज फॉल्स क्लेम है, चाहे पेटी ऑफेंस मान के चलो आप, जिसके अंदर पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट करा और पता लगा नहीं ये तो झूठी थी और क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, कोर्ट वो क्लोजर रिपोर्ट पढ़ते ही ऑर्डर नहीं करती ठीक है खत्म हो गया। कोर्ट विल अप्लाई इट्स ओन माइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल अवेलेबल। ओके, अगर पुलिस वाले ने लिख दिया जी केस में कुछ नहीं है और क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी है, उसको भी कोर्ट पढ़ेगी, उसके अंदर भी कोर्ट वो चार्जशीट पढ़ेगी कि ये मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, निकला क्या है ये तो देखो पहले। उसके अंदर भी अगर कोर्ट बोलती है कि नहीं मेरे को इसके अंदर एक एंगल दिख रहा है, इस एंगल पे इन्वेस्टिगेट होगा, तो वो फाइल वापस चली जाएगी। एंड इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करता हूँ, चार्जशीट सिर्फ आईओ के साइन पे नहीं जाती। जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिंग जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जिस पे हुई, जिसे हम चालान या चार्जशीट कहते हैं, वो सिर्फ आईओ, जैसे आईओ का मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने उसे इन्वेस्टिगेट किया, उसके बिहाफ पे नहीं जाती। वो पर्टिकुलर जाएगा अपने इमीडिएट बॉस यानी एसएचओ, उससे ऊपर एसीपी, डीसीपी, वहाँ से साइन होती है। सो दे आर ऑथेंटिकेटिंग की इन्वेस्टिगेशन ऐसे हुई है और ठीक हुई है, देन इट गोज टू द कोर्ट। उसके बिना नहीं जाएगी वो कोर्ट में। तो अगर इन्वेस्टिगेशन किसी केस में, मैं अगर ये सवाल करूं, एक काउंटर क्वेश्चन करूं कि किसी केस में इन्वेस्टिगेशन गलत हो रही है, क्या ये माना जा सकता है कि ये सभी ऊपर से लेकर नीचे तक सभी गलत थे? वो वाला चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम जो है ना वो अवेलेबल है, पर अगर आपकी फाइल आईओ से ऊपर और उससे ऊपर सारे ऑफिसर्स पे जा रही है और फिर भी उसका कंक्लूजन एक अलग तरीके से निकल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी हायरार्की करप्ट है। ये भी हो सकता है कि केस ही कमज़ोर हो। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है। गॉट इट पॉइंट। अदरवाइज डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जब सारी चेन ऑफ कमांड है दाल में काला लेके बैठी हुई है। अब वो क्या केस है, किसके क्या फैक्ट्स है, दिस इज वन ऑफ द केसेस, दिस कोलकाता केस इज वन ऑफ द केसेस इसमें काला बहुत है, दाल कम है। जहाँ पे काली दाल दिख रही है, दाल में काला नहीं दिख रहा। व्हाट डू यू थिंक आगे क्या होने वाला है केस में? व्हाट इज योर, यू सीन सो मेनी केसेस हैपनिंग, और आपने, आई एम श्योर कि इस तरह के केसेस भी देखे होंगे जहाँ पे एवरीबडी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एट द एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व की उसको कवर अप करने के पीछे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज इवन द प्रिंसिपल वाज शिफ्टेड इन 12 आवर्स, उसको किसी और कहीं जगह डिप्यूटेशन दे दिया गया। ये जिस तरह से हम होता हुआ देख रहे हैं, चेन ऑफ इवेंट्स जो हम देख रहे हैं, इट स्टार्टेड विद इट बीइंग अ सुसाइड। पहले सुसाइड बोला गया, फिर बोला गया कि प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आई कि मेंटल हालत ठीक नहीं थी विक्टिम द की, स्टूडेंट वाज बैड, द स्टूडेंट वाज बैड। फिर बोला गया कि नहीं मेरी बेटी की जैसी, एज अ पेरेंट आई एम रिजाइनिंग, ये बोल के उन्होंने रिजाइन किया और 12 घंटे में उन्हें किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। देन व्हाट हैपेंस इज दैट वी गेट टू नो कि नहीं, द कल्प्रिट हैज बीन कॉट। वो उन्होंने 2 दिन के अंदर वो एक आदमी को पकड़ा और बताया कि हाँ पॉर्न एडिक्शन है और ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें करी गई, वो कोलकाता पुलिस का सारी चीजें करी गई। एंड उसके बाद हमें पता लगता है कि ऑल दिस इज रॉन्ग। ये जितना भी अभी तक हमें बताया गया सिर्फ पट्टी पढ़ा रहे थे। सारा आई वॉश था। अगर डॉक्टर प्रोटेस्ट पे नहीं आते, अगर ये तो ये नहीं होता कंक्लूसिव, और पहले प्रोटेस्ट को टारगेट किया जा रहा था कि प्रोटेस्ट डॉक्टर्स किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी छोड़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट, बट it was deeper, I mean the truth was deeper than what was being still a shown. lot of things will be unfolded in the coming days. डार्कनेस है, और जो आपका सवाल है क्या आगे होगा, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो सामान कलेक्ट करेगी अब सीबीआई अपने तरीके से करेगी, वो सारा का सारा कलेक्टिवली और कंक्लूसिवली जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं और प्रोटेस्ट होंगे और उसके बाद जाकर के कल्प्रिट्स कहीं ना कहीं कम करेंगे और उसके बाद आके आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। इतना सब ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, उसकी वजह से प्रोसेस और लंबा हो जाएगा, प्रेशर माउंट होगा, लेकिन क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉयड है तो कितना लॉजिकल कंक्लूजन आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जो मटेरियल इन हैंड है उसी पे तो इन्वेस्टिगेशन होगी। जब आपके पास मटेरियल इन हैंड ही नहीं होगा तो आप इन्वेस्टिगेट क्या करोगे? हाँ, लेकिन व्हेन अ थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन सच एज सीबीआई इज इन्वॉल्व्ड, दे आर मच मोर इक्विप्ड एंड दे आर मोर टेक्निकली मोर स्ट्रॉन्ग देन द स्टेट पुलिसेस।
उनके पास वो सोर्सेज इतने हैं कि अगर आपके पास ये फॉर एग्जांपल आपका ये सिस्टम है और ये डिस्ट्रॉय हो गया तो दे नो हाउ टू टेक आउट द डेटा फ्रॉम इट. दे आर दैट इक्विप्ड, दे आर वेरी मच इक्विप्ड. तो उसका प्रेशर माउंट होते हुए एंड व्हाट ही इज सेइंग कि जहाँ से और एजिटेशंस बढ़ेंगे और मार्चेस होंगे, तो उसके बाद व्हाट आई होप एंड आई प्रिज्यूम एंड आई प्रे टू गॉड कि इस बच्ची को लॉजिकल एक डिसीजन मिले उसके लिए, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, और उसके फैमिली को एक दे शुड ऑल्सो फील कि उनके साथ गलत नहीं हुआ. गलत तो होना था, वो हो गया, इससे ज़्यादा गलत तो हो नहीं सकता. लेकिन अब एटलीस्ट एक अच्छा सा ये हो कि उस पर्टिकुलर रॉन्ग जिसने ये बार्बरिक इंसिडेंट या जिन लोगों ने ये किया है इनफैक्ट दे शुड बी हैंग्ड.